2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और यह मॉडल पेपर जिस आधार पे आपका परीक्षा होने वाला है उसी आधार पे यह बनाया गया है। यहाँ पे जिस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीधे आपके परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस साल आपके परीक्षा में 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपसे 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? 48 क्वेश्चन में 40 प्रश्न का कौन बच्चा जो है देखते हैं कि जवाब सही दे पाता है। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपको बताना चाहेंगे क्रैश कोर्स का क्लास अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में आपको पढ़ाई जा रही है 6:45 से। तो आप सभी जरूर ज्वाइन होइएगा। चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स से ही आपकी सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब बस ये होता है कि पूरा बुक का निचोड़, पूरे चैप्टर का निचोड़ कम क्लास में कम वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाए। तो आप सभी तैयार होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, आप दोस्तों में शेयर भी करते होंगे। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि आपका जो परीक्षा होगा सामाजिक विज्ञान का, वह 2 घंटे 45 मिनट का लिया जाएगा। आपको बता दें कि क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 48 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न बनाना होगा और 23 आपका लघु उत्तरीय और 8 आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आपको 79 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए फिलहाल हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार हुंकार भर दीजिए। हाँ सर, हम लोग 40 में 40 करेंगे, यानी कि 48 क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें हम लोग 40 जरूर करेंगे और इसी प्रकार से परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फटाफट से जवाब दे पाइएगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न का जवाब देखते हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन है रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की। तो आप लोग कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सभी का राइट जवाब है कि तुर्की की पराजय हो गई थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा रसगुल्ले। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो आप सभी तैयार है ना? बिल्कुल तैयार रहिए और इस साल आपको एकदम 40 में 40 फोड़ना है, 40 में 40 अंक आपको हासिल करना है। ऑब्जेक्टिव में आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और इसी प्रकार से सब्जेक्टिव में भी आपको गद्दा रिजल्ट लाना है। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। तो याद कर लीजिएगा कि गैरिबाल्डी जो था वह एक प्रकार का नाविक था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो क्या आएगा इस तरीके का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन तो आप लोग छोड़िएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना, एकदम आपको गर्दा रिजल्ट आना है, धमाल रिजल्ट आना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, फटाफट से हम लोग करेंगे। और जब अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो जरूर वॉच करना है और आपको दिखा देना है कि हाँ सर आप भी जो है आप 48 में 40 क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। चलिए, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गेस कीजिए और जब हम आपको बताएंगे तो आप लोग सही याद कर लीजिएगा। अगला है कि ब्रिटेन में किस वर्ष जो है वह सार्वजनिक व्यय मताधिकार को मान्यता मिली थी, जो कि बहुत बढ़िया जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है ना, फटाफट से बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन कह रहा है कि 1906 में या 1911 में या 1928 में या फिर 1931 में। तो इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब कि 1928 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब। बिल्कुल, तो आप सभी क्रैश कोर्स का क्लास ले रहे हैं ना, बिल्कुल लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको हम बता देते हैं। इस वीडियो में आज जरूर बताएंगे, आपको कभी कभी भूल जाते हैं पीडीएफ बताना और आपको बोल देते हैं कि मेरे ऐप और वेबसाइट पे, तो आप चले जाइएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे बता देने के लिए कि कहां पे मिलेगा। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो रही थी वो कितनी रही थी। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की ये भागीदारी। तो याद कर लीजिएगा और आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लगभग जो है वह 6.51% जो था वह रही थी, महिलाओं की भागीदारी रही थी, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आप सभी तैयार रहिए और एकदम फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और इसका आप लोग जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपोर्टेंट रहता है और इस साल भी यह प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में आने की संभावना इस प्रश्न का है ना। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल कहिएगा सर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द बिल्कुल जो है इसका राइट जवाब है। चलिए बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन की और अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां की थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई थी, है ना, ये बताना आपको। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक देखिए ऑप्शन है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में। तो याद कर लीजिएगा होती लंदन में। कहां होती? लंदन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का डी नंबर। तो क्या आएगा इस तरीके का क्वेश्चन छोड़ोगे एग्जाम में? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 1971 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। चूंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वह किस नाम से जाना जाता है। और यहां पे आप ऑप्शन जो है देख सकते हैं। ऑप्शन कह रहा है फरवरी की क्रांति या फिर मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति। तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर की क्रांति, बिल्कुल जानते हैं। क्या चीज है ये? अक्टूबर की क्रांति होती है। और ये अक्टूबर की जो क्रांति है ये बहुत ही शानदार है। इससे आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आपको सब्जेक्टिव हम लेके आएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज आपको क्लियर कर देंगे। देखिए हमारा जो इस साल जो मकसद है बहुत जबरदस्त तैयारी कराने की। पिछले कई वर्षों से हम करा रहे हैं, लेकिन इस साल जो है काफी शानदार होगा, क्योंकि अब हम लोग भी डिजिटल पे आ चुके हैं। थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, जैसे लाइटिंग वगैरह देख रहे थे, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाते कभी कभी, लेकिन उससे बहुत जल्दी हम दूर कर देंगे और जबरदस्त करेंगे इस साल। और हमारा जो मकसद है, पहले क्रैश कोर्स आपको पढ़ा दें, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मॉडल सेट करा दें, और फिर आपको फिर सब्जेक्टिव करा दें। और जो भी टॉपिक छूट जाता है, जैसे आपको समझ में कोई टॉपिक नहीं आता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके दे दें, ठीक ना। ये बात हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो जुड़े रहिएगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दिए, उनको भी बताइए, एकदम धमाल मचाइए। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी। तो बिल्कुल बता दीजिए 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर। जिनको याद नहीं है एकदम दिमाग में आपको बैठाते जाना है एक एक प्रश्न का जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बिल्कुल तैयार होना, अगले प्रश्न का जवाब दे सकते हो, बिल्कुल दे देना। चलिए फटाफट से दे दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। बहुत बढ़िया है कि भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरियां है उसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय जो है वह क्या है? तो वह है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण कर देना। क्या करना? सुधारात्मक कानूनों का अगर निर्माण होता है तो जो लोकतंत्र की जो कमजोरियां है उसे दूर की जा सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आप सभी का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आपके अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल, तो जवाब दिएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मेरे शेर बताओ फटाफट से। बिल्कुल, तो आप सभी जानते हैं भारत में योजना आयोग का जो गठन किया था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल रसगुल्ले, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और फटाफट से जवाब दे दो। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है यार। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा क्या इसे आप छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बिल्कुल धमाल मचाना है, बिल्कुल धमाल मचाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को आप लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो तृतीय क्षेत्र इसमें से कौन है? यानी कि सेवा क्षेत्र अब जानते हैं, तो ऑप्शन ही दे दिया गया है सेवा क्षेत्र यार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और प्रथम क्षेत्र को बताओ क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। तो प्रथम क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र हो गया, ये प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र होता है ना। बिल्कुल, तो प्रथम क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसके अंतर्गत कौन आता है? तो कृषि आता है, यानी कि मछली पालन आता है, ठीक ना। इसी प्रकार जो कृषि के अंतर्गत आता है उसमें प्रथम क्षेत्र जो होता है वो उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये तृतीय क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़े शानदार क्वेश्चन है 14 नंबर के, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये ऑप्शन में क्या लिखा है, सिलोन, मिलोन, कुलोन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो होता है कुलेन। क्या कहते हैं उसे? कुलेन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये तो सबको जानते होंगे, काफी आसान क्वेश्चन था ना। बिल्कुल, आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए और एकदम कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, और देखिए हम लोग को बातें करने का समय तो अब रहा नहीं, क्योंकि समय आप काफी नजदीक आ चुका है। बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे और जबरदस्त तैयारी करेंगे। टेंशन बस नहीं लेना है, आपका जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। अगर ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन देख सकते हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पे है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा या फिर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो आएगा तो कैसे छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना। चलो अगले प्रश्न की जवाब बताओ तो फटाफट से, बिल्कुल बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बाबू। एक एक क्वेश्चन का मिस कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी। खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्की में कब की गई थी, तो याद कर लीजिएगा कि 1924 में की गई थी। कब की गई थी, 1924 ईस्वी में, सन 1924 ईस्वी में की गई थी। कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। तो कहा गया तो इसे क्वेश्चन को छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना, एकदम आपको धमाल मचा देनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, बताओ स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। यहां पे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर चित्तरंजन दास। क्या है फटाफट से बताओ। और जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा क्या इसे छोड़ोगे, बिल्कुल एक भी नहीं क्वेश्चन छोड़ना यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको आज ही और अभी इसे याद कर लेना है। एक बार नहीं होता है, 2 बार वीडियो देख लो, जो देखने से ही पूरा याद आपको हो जाएगी, ठीक ना। बिल्कुल तो क्या आ जाएगा, चित्तरंजन दास थे, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। बिल्कुल तो आएगा तो कैसे छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय जो थी वो क्या थी, आपको ये बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय थी वो कितनी थी, 49,489 रुपए या 41,964 रुपए या 59,822 रुपए या फिर 68,747 रुपए। तो याद कर लीजिएगा 68,747 रुपए थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो क्या आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो थी वो कितनी थी। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उस समय 20 रुपए ही थी, कितनी थी, 20 रुपए थी, 20 रुपए थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, फटाफट से जवाब दोगे, बिल्कुल जवाब दोगे, क्लास को छोड़ के नहीं जाना है जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, उपभोक्ताओं को या उत्पादकों को या ए और बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखियो इससे दोनों को फायदा हुआ था, यानी हम लोग को भी फायदा हुआ, जो निर्माण कर रहा है, जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, या मतलब देखिए मुद्रा यानी कि पैसा से यार सबको फायदा हुआ। पहले बचपन में क्या हुआ करता था, यानी कि हम लोग के समय, यानी कि कुछ साल पहले वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था। जैसे कि गांव में बर्फ वगैरह अगर कोई बेचने आ गया तो गेहूं या आपका चावल हो गया, इसको दे करके बर्फ लिया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, उसमें समस्या होती थी, इसमें अंदाजा नहीं लगता था कि किस वस्तु के लिए कितनी जो है आपको अनाज देनी चाहिए, है ना। ये तो फिक्स उसमें था नहीं, ऐसे ही अपने मन से लोग बना लिया करते थे कि हाँ आप इतने अगर देंगे तो हम इतना आपको ये चीज दे देंगे, यानी कि अदला बदली उसको बोला जाता था, यानी कि उसको बदलने की प्रक्रिया चलती थी वस्तु से वस्तु को, ठीक है। लेकिन जब कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये मुद्रा का विकास हुआ, और जब मुद्रा का विकास हो गया तो काफी ज्यादा इजी हो गया, है ना, काफी आसान हो गया। और लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि सिक्का का इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ करता था, तो सिक्का को भी ले जाने में लाने में बड़ा समस्या हुआ करता था। जैसे मान लीजिए अगर 10,000 का सिक्का आपको दे दिया जाए तो समझिए कि कितना भारी हो जाएगा, लेकिन 10,000 का अगर आपको ये नोट वाला दे दिया जाए तो पता चलेगा एक जेब में ही गुम हो गया, है ना। तो ये सारी समस्या हुई और तो जाकर के मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास के कारण ये सारी चीजें जो है आसान हो गई, है ना। तो दोनों को फायदा हुआ, उपभोक्ताओं को भी फायदा हुआ, उत्पादकों को भी फायदा हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि मोटिवेट होते हैं आपसे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे से वीडियो मिला करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला। जब मुद्रा का प्रयोग कर दिया गया, यानी कि पैसा रुपया का जब प्रयोग किया गया तो किसको प्रोत्साहन मिला, सबसे जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट देखिए, कह रहा है कि बचत या पूंजी निर्माण या फिर ऋणों का लेन देन। तो ये देखिए इसमें भी तीनों का हुआ था फायदा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए
आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? जो मुंबई था, मुंबई, उसमें पहला कपड़ा जो मिल खुला था वह कब खुला था बताओ फटाफट से। तो याद कर लेना 1854 में खुला था। कब खुला था? 1854 में खुला था। कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्या होगा? आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, छोड़ेगा बिल्कुल नहीं छोड़ा, एकदम काफी इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको दिमाग में आपको बैठाते जाना एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए। बिल्कुल जमशेदपुर। क्या थी? जमशेदपुर टाटा के नाम से आप जानते हैं, सुने होंगे नाम उसका, जमशेदपुर, ठीक ना? तो जमशेदपुर, ठीक ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और शायद इसके पिछले वर्ष ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, 2021 में ही। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र जो था वह अंकित था। तो वह कौन से भगवान थे? तो हम सभी की देवियों के देवी मां सरस्वती का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसी बात पे जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर सकते हैं फटाफट से बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे से वीडियो मिला करे। किसकी थी? मां सरस्वती की थी। चलिए, और सरस्वती का कृपा जिस पे बन जाता है, पढ़ जाता, समझ सकते हैं, वह कहां से कहां चला जाता है इसकी कोई अंदाजा भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या लगभग 19 है। कितना है? 19 है। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर, ठीक ना? क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एटीएम का यूज आप लोग काफी ज्यादा करते हैं, तो एटीएम का अर्थ क्या है? यानी कहने का मतलब हो गया, यहां से पूछ रहा है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का तो बिल्कुल ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन होता है। कहां पे ऑप्शन दिया गया? स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है? पूरे 48 में 48 क्वेश्चन का जवाब देने के प्रयास कीजिए। वैसे आपको 40 तो सही करना ही करना है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा इसको प्ले करके एक बार में आपको कुछ याद हो जाएगा, फिर दोबारा आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि आप बहुत बेहतर कर सके। अगला है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? भारत को, जो हमारा देश भारत है, ये भारत को किस उद्योग में सबसे अधिक सफलता मिली थी बताइए? कंप्यूटर के हार्डवेयर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, या फिर ये दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है इसमें इनको काफी ज्यादा सफलता मिली थी। इन्हीं का ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर, ठीक ना? क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है, आपको फटाफट से जवाब दे देनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिख गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है कहां हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना, अमृतसर, लाहौर या फिर इलाहाबाद। तो हम सभी का नगर जो है वो आप सभी का पटना है, और पटना में ही सिखों का गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो क्या आएगा इस तरीके का क्वेश्चन? छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्या करनी है? बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन मुंबई हाई क्या है? देखिए मुंबई हाई क्या है बताइए? एक ऊंची सड़क है, या एक हवाई अड्डा है, या खनिज तेल उत्पादक है, या फिर औद्योगिक केंद्र है? तो यह एक प्रकार का खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का सी नंबर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सोचना समझना नहीं है, फटाफट से इस पे टिक कर देना है। बिल्कुल आपका सही का सही, पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि होशे मेला का आयोजन कहां किया गया था? होशे मेला का आयोजन जो है वह कहां किया गया था? आपको बता रहा है। ऑप्शन की बात करते देख सकते हैं, गुयाना या मॉरिशस, या फिर त्रिनिदाद, या फिर सूरीनाम। कहां पे किया गया था आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका किया गया था त्रिनिदाद, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का सी नंबर। क्या हो जाएगा? त्रिनिदाद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है? तो क्या आएगा इस तरीके का क्वेश्चन? छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सभी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजा करती थी? और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फटाफट बता दीजिए। या क्या होगा, अफगानिस्तान या अमेरिका, जापान या चीन? तो कहेंगे सर हो जाएगा चीन, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, बताइए परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, या वाणिज्य सेवाओं द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना, क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र का निर्माण, तो ये सारा चीज सेवा करने वाला ही कार्य है ना। देख रहे हैं कि परिवहन, संचार या फिर वाणिज्य, ये सारा का सारा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, नाम कहने से पता चला सेवा, सेवा करना, सेवा क्षेत्र। ठीक ना, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन करेंगे, विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई थी? आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन 1990 में, 1991, 1995, 1997 हुई थी। 1995 क्या हुई थी? 1995 हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का सी नंबर, राइट आंसर। ठीक ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको छोड़ना नहीं है, आपको फटाफट से जवाब दे देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न हम सभी का, कह रहा है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति जो है किसकी है? किसके है युक्ति बताइए? मैकाइवर का, या फिर लॉस्की का, या फिर गार्नर का, या फिर गेटल का? क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा करती है, ये रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति जो है किसकी है? तो यह है लॉस्की की, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? कौन एक बात जो है आवश्यक नहीं है, आपको ही बताना है फटाफट से। कह रहा है कि संगठन या आधारभूत सिद्धांतों पर उनके इसके सदस्यों में एकता, या फिर शिक्षित सदस्यता, या फिर राष्ट्रीय हित। 4 ऑप्शन है बिल्कुल, तो यहां से इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षित सदस्यता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको छोड़ना नहीं, आपको फटाफट से जवाब दे देनी है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। तो बिहार की वैशाली में लिच्छवी जो गणतंत्र है वह फला फूला था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? ए नंबर। देखिए यहां पे गड़बड़ दिया गया है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। यहां पे डैश होगा, यहां पे खाली स्थान होगा, इससे यहां पे छूट गया है, खाली स्थान लिख लीजिएगा, यानी कि खाली स्थान डैश होगा, डॉट डॉट डॉट। बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, तो याद करिएगा वैशाली होगा। तो ऑप्शन कहां पे दिया गया है? कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। अच्छा गड़बड़ हो गया, चलिए यहाँ पे वैध हो गया है। अच्छा नीचे वाला का ऊपर, ऊपर का नीचे ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग वैशाली टिक कर लीजिएगा, वैशाली होगा। ठीक है, क्या होगा? वैशाली होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कर रहा है? देखिए वैशाली ऑप्शन नीचे चला आया है और नीचे वाला ऑप्शन ऊपर चला गया है। ठीक है, तो टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा इसे ध्यान नहीं दिया गया है, गड़बड़ हो गया है। अगला है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, तो वैध सरकार है। कैसी सरकार है? वैध सरकार है। तो क्या आएगा? इस तरीके क्वेश्चन छोड़ना है? बिल्कुल नहीं छोड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम सभी का। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। और देखिए लाइट कट जाने के कारण हमको लैपटॉप से वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड उतना लोड नहीं ले रहा है, इन्वर्टर बंद हो जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग लैपटॉप से ले रहे हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, आपको ये बताना है। 38 नंबर प्रश्न का जवाब है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा कि कुशलता में वृद्धि, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा शानदार प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 1993। क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से हम लोग 48 क्वेश्चन कंप्लीट करना था, तो 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका अमेरिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी?
थी तो वो थी अमृत बाजार पत्रिका। और ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। कहां पे ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन दिया गया बी नंबर में, तो जैसे ही आएगा आपको फटाफट से टिक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में कितने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया गया था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? तो रिचर्ड एमहो ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में, तो 2001 में था 19 से लेकर के 21% लगभग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी नंबर हो जाएगा। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। 44 नंबर प्रश्न ये रहा, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो कितना योगदान है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में? जो इसका योगदान है वह योगदान है इसका लगभग 22%, केवल भारत का। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ISI प्रतीक हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? तो नकली और गैर मानक उत्पादकों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो आप सभी जानते हैं भूकंप जो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जो अपने आप घटित होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो भूकंप भी अपने आप घटित करता है, ये किसी के द्वारा घटित नहीं कराया जाता है। लेकिन आतंकवाद अगर कहा जाए तो क्या होगा? वो आपका मानव जनित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है कि जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमना, ये दोनों का दोनों हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि वर्षा का न होना। अब देखिए जब यहाँ पे दो ऑप्शन है तो तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, यहाँ पे न नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे वर्षा का होना चाहिए, और तब यहाँ पे इनमें से सभी रहना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो सकता है ऑप्शन इधर उधर हो चुका है, लेकिन अगर इस तरीके वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तब भी आपको बता देते हैं ऑप्शन, तब आपको बी पे टिक करना है। लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी देगा आपके एग्जाम में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची जल का जो झील का नाम है वह है टीटीकाका। क्या नाम है? टीटीकाका नाम है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल, तो क्या हो गया आपका? हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 48 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया? हमें उम्मीद है कि आप लोग 40 प्रश्न का जवाब जरूर दिए होंगे, क्योंकि आप डीएलएस एजुकेशन के छात्र हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट से आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट करके कि आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे भी पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। और क्रैश कोर्स का क्लास नहीं भूलना है, आपको प्रतिदिन क्लास लेना है। जो वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाइए, प्लेलिस्ट से आप लोग सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। फिर मिलते हैं इस तरह का